Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसके कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं, तो जो कि प्राइमरी स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, एंड दैट इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमने तीन मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। नेक्स्ट जो हमने मेम्ब्रेन पढ़ी दैट इज द पोडोसाइट। पोडोसाइट कौन सी मेम्ब्रेन थी? पोडोसाइट थी बोमन्स कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन, जिसको विसरल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो ब्लड के ग्लोमेरुलस में आने से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। एक बार इसको दोबारा से समझ लें, क्योंकि ये बेसिक स्टेप से ही हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं, और इन लाइन का क्या मतलब होता है इसको भी हम समझते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। हार्ट से 5 लीटर ब्लड आता है बॉडी में, बट उसमें से किडनी के पास 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड आता है। तो उस डेटा को हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी के पास आने वाला ब्लड। अब इसमें से जो प्लाज्मा होता है दैट इज 650 ml। इस टोटल में से 1100 to 1200 में से 650 ml प्लाज्मा है, तो इसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब जब ये ब्लड या प्लाज्मा ग्लोमेरुलस से होता हुआ आगे पास ऑन होता है, तो यहाँ पे है ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल। तो ब्लड यहाँ से जब आता है और इस कैपिलरी नेटवर्क से होके पास होता है, तो यहाँ पे ब्लड हो जाता है फिल्टर, और फिल्टर होने में मदद करती है तीन मेम्ब्रेन्स। अब जब फिल्ट्रेट है वो इकट्ठा हो जाता है बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में। दिस इज बोमन्स कैप्सूल कैविटी। ये बोमन्स कैप्सूल की क्या है? कैविटी है। यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है। फिल्ट्रेट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फिल्ट्रेट में क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट में है यूरिया, यूरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और क्या प्रेजेंट है? इट कंटेन विटामिन्स। विटामिन्स कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मेन चीजें ये हैं जो कि फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। अब फिल्ट्रेट बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक जर्नल एग्जाम्पल से देखें। जब भी हम कभी चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में जब भी हम चाय छानते हैं कप में, तो हम छन्नी रखते हैं कप के ऊपर या ग्लास के ऊपर। उस छन्नी में हम चाय डालते हैं, तो जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, जो चाय पत्ती है, अदरक, इलायची, जो भी हमने डाला है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो छन्नी में रह जाता है, और जो लिक्विड पोर्शन है वो आ जाता है कप में। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। जब ब्लड यहाँ से पास होके यहाँ से निकलता है,
एफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल तक आता है तो यहाँ पे छन जाता है। तो बड़े साइज के जो भी सब्सटेंसेस हैं, सेल्स हैं, वो ब्लड के साथ आगे बढ़ जाती हैं और बाकी जो लिक्विड पोर्शन है वो छन के बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है और इसी को बोला जाता है फिल्ट्रेट। इसको फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल सकते हैं और इसका एक और नाम है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने यहां तक इसको पढ़ लिया था कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स की हम बात कर चुके हैं। that almost all the constituents of the plasma except the protein। तो फिल्ट्रेट में क्या है? फिल्ट्रेट कंटेन क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा। फिल्ट्रेट में क्या है? प्लाज्मा। क्या नहीं है? एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है, साथ साथ में और क्या नहीं है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फिल्ट्रेट कंटेन प्लाज्मा माइनस प्रोटीन प्लस फैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The protein pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Plasma accept the protein. प्लाज्मा बिना प्रोटीन के बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में इकट्ठा हो जाता है। Therefore, it is considered as a process of ultra filtration। यानी कि जो बड़ी चीजें थी वो तो ऊपर ही रह गई या ब्लड के साथ चली गई आगे, और जो लिक्विड पोर्शन था, छोटे मॉलिक्यूल्स थे, आयंस थे, वाटर था, वो सारे के सारे फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ चुके हैं बोमन्स कैप्सूल में, और उसी को ही हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट is called glomerular filtration rate। very very important line। जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का 1 मिनट में दोनों किडनी जो बनाती हैं उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। GFR in healthy individual is approximately 125 ml per minute। फिर से क्वेश्चन, सबसे पहले GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो होती है जिसमें दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब 1 मिनट में कितना बना रही हैं दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन? 125 ml। तो एक अपने आप में क्वेश्चन है कि GFR पर मिनट क्या है? 125 ml। और पर डे कितना है? 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में इतना फिल्ट्रेट दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि टोटल फिल्ट्रेट 24 आवर्स में कितना बनता है। The kidneys have built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate। किडनी के पास खुद का मैकेनिज्म है जिसके हिसाब से वो अपना फिल्ट्रेशन रेट क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। तो उसको कैसे मैनेज करना है? ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, उसको कैसे मैनेज करना है? तो किडनी खुद जानती है ये काम करना। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म। किडनी के पास खुद का, बिल्ट इन मतलब खुद के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वन सच efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। ये मैकेनिज्म कौन पूरा करता है? कौन कैरिड आउट करता है? juxtaglomerular
एपेरेटस। अब यहाँ पे इस बात को समझें कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस क्या है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर ये लाइन दे दी गई है तो हमें पता होना चाहिए कि JGA क्या है। तो हियर आई एम ड्रॉइंग glomerulus along with Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. Here in the Bowman's capsule there is a tuft of capillary. So here there is a tuft of capillary, this one. This is a tuft of capillary. So I have to label first. This is afferent arteriole, afferent arteriole. This is efferent, efferent arteriole. इफरेंट आर्टीरियल। तो यहाँ पे हमने दो चीजें बना दी है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है इसमें कि ये तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है और ये बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल को यहाँ पे लेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब हम JGA सेल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो सेल्स चाहिए वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब कैसा ये एपेरेटस है उसके बारे में थोड़ा सा समझें। जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। नेफ्रॉन में ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इस तरीके से घुमा हुआ होता है और वो फेस करता है ग्लोमेरुलस को। तो ये तो है PCT और ये है DCT, यानी कि DCT जो है वो इस तरीके से घुमा हुआ होता है, यूं घूम के आता है और यहाँ पे किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ग्लोमेरुलस के। तो उसी का ही हम सेक्शन बना रहे हैं। किसका सेक्शन बना रहे हैं हम, DCT का। तो यहाँ पे ये DCT का सेक्शन है, ये DCT घूम के इस तरीके से आया है और यहाँ पे ये कांटेक्ट बना रहा है आर्टीरियल के साथ या ग्लोमेरुलस के साथ। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, DCT में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये बात हम कर चुके हैं। बट इस एपिथेलियम में कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये मॉडिफिकेशन हमने यहाँ दिखा दिया है। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और ये मॉडिफाइड सेल्स हैं। तो सबसे पहले आई एम लेबलिंग दीज सेल्स एंड दिस पर्टिकुलर, दिस इज DCT। अब इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द DCT। इनको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड, these are specialized cell of tubule, इसको ट्यूब्यूल की स्पेशलाइज्ड सेल बोलते हैं। एंड these modified cells of DCT is known as macula densa. These cells are known as macula densa. ये मैक्यूला डेंसा किसके कांटेक्ट में आ रही है, ये मैक्यूला डेंसा आ रही है कांटेक्ट में आर्टीरियल की स्पेशलाइज्ड सेल के। तो यहाँ पे ये आर्टीरियल है और ये इसकी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये आर्टीरियल की स्पेशलाइज्ड सेल है। तो यहाँ पे इनको भी लेबल हम कर देंगे, दीज आर जेक्स्टा ग्लोमेरुलर, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। किसकी सेल्स हैं ये है आर्टीरियोल्स की सेल्स। तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द स्पेशलाइज्ड
सेल्स ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, या स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ आर्टीरियोल्स, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आर्टीरियोल कहें या ब्लड वेसल कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस की जो सेल्स हैं, ग्लोमेरुलस मतलब आर्टीरियोल के साथ जो सेल्स एसोसिएटेड है उसको हम कहेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, और जो डीसीटी की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज मैक्यूला डेंसा। इन दोनों के बीच में भी कुछ सेल्स अरेंज हैं, इन दोनों के बीच में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स अरेंज हैं, लाइक दिस। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनी हैं ये प्रेजेंट होती हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में। These cells are known as, these specialized cells are known as Lacus cells। इनको हम क्या बोलेंगे? Lacus cell, mesenglial cell, Purkinson cells, बहुत सारे नाम हैं इनके। इन तीनों को मिला के ही बनता है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। किससे बनता है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस? मैक्यूला डेंसा, लैकिस सेल, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे? डीसीटी की स्पेशलाइज्ड सेल जो आर्टीरियोल की स्पेशलाइज्ड सेल के कांटेक्ट में है या आर्टीरियोल के कांटेक्ट में है, मैक्यूला डेंसा। आर्टीरियोल की स्पेशलाइज्ड सेल्स जो डीसीटी के कांटेक्ट में है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और इन दोनों के बीच में जो सेल्स अरेंज हैं तो वो दो तरीके से डिफाइन होंगी, एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल ऐसे निकल रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो सेल्स अरेंज हैं, दीज आर नोन एज लैकिस सेल्स। इन तीनों को मिला के बनता है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। ये डिसाइड कर लेता है कि कितना फिल्ट्रेट बनना है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कैसे मैनेज करना है, कम है तो कैसे मैनेज करना है। ये जो मैनेजमेंट है ये हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। उसके लिए ये सारा अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। सो हियर एनसीईआरटी क्या बोल रही है इसके लिए? जेक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन, इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन formed by cellular modification in distal convoluted tubule। तो यहाँ पे cellular modification distal convoluted tubule का कौन सा पड़ा? मैक्यूला डेंसा। सो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इसको, ये है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा किसकी सेल है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स हैं। एंड द एफरेंट आर्टीरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। एफरेंट आर्टीरियोल की कौन सी सेल्स हैं? एफरेंट आर्टीरियोल की जो सेल्स हैं उनका नाम है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। उनके लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी कौन सी सेल है? एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के लैकिस सेल। तो 3 सेल्स हो गई। A fall in GFR can activate the JG cell to release renin। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, इसके कम होते ही जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं अपने आप। जैसे ही ये एक्टिवेट होती हैं तो ये बनाती हैं रेनिन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेजी सेल्स क्या बनाएंगी? जेजी सेल्स बनाएंगी रेनिन। किसकी सेल्स होती हैं जेजी सेल्स? जेजी सेल्स होती हैं आर्टीरियोल की मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड सेल, जो तुरंत ये महसूस कर लेती हैं कि जो फिल्ट्रेट है वो कम बना है, तो वो तुरंत रेनिन को रिलीज कर देती हैं एंड कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू द नॉर्मल। वो तुरंत ब्लड फ्लो को बढ़ा देती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। इस तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ते ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो मैनेज हो जाता है। किसकी वजह से होता है? ये होता है रेनिन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सेल्स हैं, एनसीईआरटी ने सेल्स के नाम नहीं लिखे हैं, ये सारे जो सेल्स के नाम हैं ये आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली याद होने चाहिए कि कौन सी मॉडिफाइड सेल किस नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने एक और बोली है कि 180 लीटर फिल्ट्रेट हम बनाते हैं, बट जो यूरिन हम रिलीज करते हैं दैट इज 1.5 लीटर्स। 180 फिल्ट्रेट बना, बट जो यूरिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या रिलीज होता है दैट इज 1.5 लीटर। सजेस्ट दैट nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed। जो 99% फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब्ड होना जरूरी है। अगर वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बनता जा रहा है वो यूरिन के फॉर्म में हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज भी जा रहा है हमारी बॉडी से, अमाइनो एसिड्स भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं जो बॉडी का पीएच, ऑस्मोलैरिटी डिसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती जा रही हैं। So here the substances have to be reabsorbed by the renal tubules। इन substances का renal tubule से reabsorption होना जरूरी है। यहाँ पे जब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने फिल्ट्रेट तो बनाना बता दिया, बट यहाँ पे जो जो भी प्रेशर्स लगते हैं उनको एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट प्रेशर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे फिल्ट्रेट एग्जैक्टली बनता है।